नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे आईसीआर हो, बीएचयू, एएफओ, AAO, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, आईबीपीएस, टीजीटी, पीजीटी, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को हम रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो जौ के ऊपर रहने वाली है, यानी कि बारले जिसको कहा जाता है। तो बिना टाइम पास किए हुए चलते हैं अपने क्वेश्चनों पर। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से जौ का वानस्पतिक नाम क्या है। ठीक है, आपको बारले का बॉटनिकल नेम बताना है। पहला ऑप्शन है टिट्रिकम स्टाइवम, दूसरा है हार्डियम वाल्गियर, तीसरा साइसर एरिटेनम, चौथा ऑप्शन है जियामेज। तो फर्स्ट ऑप्शन से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन टिट्रिकम स्टाइवम, यानी कि ये हो जाएगा मैक्सिकन गेहूं का। ठीक है, मैक्सिकन गेहूं का बॉटनिकल नेम क्या हो जाएगा यहां पर, टिट्रिकम स्टाइवम। ठीक है, ये आपको याद रखना है, जिसको ब्रेड व्हीट कहा जाता है। हार्डियम वाल्गियर, ये हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। यही जौ का वानस्पतिक नाम है। साइसर एरिटेनम, ये हो जाएगा यानी कि चना का बॉटनिकल नेम हो जाएगा, जिसको हम दलहनी फसलों का राजा कहते हैं। जियामेज, ये हो जाएगा मक्का का वैज्ञानिक नाम। ठीक है, जिसको मेज कहा जाता है, यानी कि अमेरिका की रीढ़ की हड्डी किसे कहते हैं, मक्का को कहते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित में से जौ का उत्पत्ति स्थान कहां पर है। ठीक है, उत्पत्ति स्थान बताना है बारले का। दक्षिणी पूर्वी एशिया, इथोपिया, मैक्सिको या भारत, इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन से शुरुआत करते हैं। दक्षिणी पूर्वी एशिया में धान का उत्पत्ति स्थान माना गया है, इसको आप याद कर लेंगे। इथोपिया, ये हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जौ का उत्पत्ति स्थान इथोपिया माना गया है, बी ऑप्शन राइट। मैक्सिको, यहां पर मैक्सिको में अमरूद का उत्पत्ति स्थान माना गया है। इसके साथ आप पपीता का याद कर लेंगे, पपीता का भी उत्पत्ति स्थान मैक्सिको है, और मक्का का उत्पत्ति स्थान भी मैक्सिको है। इसके बाद भारत की बात कर लेते हैं। भारत में किसका किसका उत्पत्ति स्थान है। आंवला को आप याद कर लेंगे, बेलपत्र को आप याद कर लेंगे। ठीक है, बेलपत्र का भी उत्पत्ति स्थान इंडिया ही है। मूंग का उत्पत्ति स्थान भी इंडिया है। उसके बाद उड़द का उत्पत्ति स्थान भी क्या है, इंडिया ही है। इन सब चीजों को याद कर लेंगे तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को एग्रीकल्चर के किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यह आपका परिवार है, यह परिवार आपका सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है जौ में गुणसूत्र संख्या होते हैं। आपको बता दें कि बाजरा के अंदर अगर गुणसूत्र संख्या आपको याद है, उतने ही गुणसूत्र संख्या जौ के अंदर भी होते हैं, 14, 42, 20 या 24। तो देखते हैं, 24 तो आपको पता ही है, धान का क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, 24 होता है। 20 किसका होता है, मक्का का होता है, ये भी आपको पता है। 42 किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा गेहूं का। ठीक है, तो यहां पर फर्स्ट ऑप्शन बचा है, यानी कि बाजरा और जौ का जो क्रोमोसोम नंबर है, गुणसूत्र संख्या होता है, 14 होता है। यहां पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से जौ में प्रोटीन की प्रतिशत पाया जाता है। जौ के अंदर प्रोटीन कितनी परसेंट पाई जाती है आपको बताना है। 10%, 11.5%, 21.5% या 6 से 7%। बात कर लेते हैं 10% मक्का के अंदर प्रोटीन पाई जाती है। उसके बाद यहां पर 11.5% दिया है, ये हो जाएगा, यानी कि जौ के अंदर प्रोटीन परसेंट पाई जाती है कितनी, 11.5%। यही हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। उसके बाद 21.5% ये पाई जाती है किसके अंदर, चना के अंदर प्रोटीन। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है। आप लोग क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर कमेंट में लिखेंगे। तो बताइए
निम्नलिखित में से कैरियोप्सिस फल का प्रकार किसका है? ठीक है, इसके बताना फल का प्रकार कैरियोप्सिस किसका होता है? गेहूं का, धान का, जौ का या उपयुक्त सभी। तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि कैरियोप्सिस फल का प्रकार किसका हो जाएगा, यानी कि गेहूं का भी होता है, धान का भी होता है, जौ का भी होता है। डी ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है, देख सकते हैं। काफी आसान क्वेश्चन है और इसको आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं आप लोग। निम्नलिखित में से जौ का पुष्पक्रम कहलाता है, आपको बताना है जौ का पुष्पक्रम क्या कहलाता है? स्पाइक कहलाता है, एरो कहलाता है, पेनिकल कहलाता है या साइमोस कहलाता है। तो बात कर लेते हैं, स्पाइक जो होता है ये किसका किसका कहलाता है? गेहूं का कहलाता है स्पाइक और जौ का कहलाता है। तो यहाँ पे जौ का पूछा तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और एरो किसका होता है? ये हो जाएगा गन्ना का। ठीक है, गन्ने का पुष्पक्रम एरो कहलाता है। पेनिकल किसका होता है? पेनिकल बाजरा का होता है, ये भी आप याद रखेंगे। इस साइमोस किसका होता है? साइमोस तिल का होता है। चारों ऑप्शन के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। यहां पर ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से जौ है, आपको जौ बताना है। C4 है, C2 है, C3 है, C4 है या कैम पौधा है। तो जौ एक प्रकार का C3 प्लांट्स होता है, यानी कि बी ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। C4 के अंदर आपका आ जाएगा गन्ना, गन्ना को याद रखेंगे, बाजरा को याद रखेंगे, मक्का को आप याद रखेंगे C4 में, और ज्वार को आप याद रखेंगे। ये सब हमारे हो जाते हैं C4 प्लांट। कैम के अंदर आप याद रखेंगे, कैम के अंदर कुछ पौधे जैसे कैक्टस जो पौधे होते हैं, ठीक है, कैक्टस और पत्थर चट्टा, पत्थर चट्टा, ये पौधे जो होते हैं ये कैम पौधे कहलाते हैं, पत्थर चट्टा और कैक्टस। यहां पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से जौ की मोलिया रोग के प्रतिरोधी किस्म कौन सी है? जौ की ऐसी किस्म बताना है जो मोलिया रोग के प्रतिरोधी किस्म है। ठीक है, तो देखते हैं RD 2052, BL2, रत्ना, BM4, इन चारों में से बताइए कौन सी ऐसी है किस्म है जो मोलिया रोग के प्रतिरोधी किस्म है। तो ए ऑप्शन जो लोग दे रहे हैं वो लोग करेक्ट आंसर दे रहे हैं, यानी कि ए ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ए। यहां पर एक BL2 किस्म दिया है, यह लवणीय के प्रति सहनशील किस्म है। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को बेहतरीन तरीके से देख रहे होंगे और लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बारले से ऐसे एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़े हैं जो एग्जाम में ना आए हों, और जो एग्जाम में आने की संभावना है उन क्वेश्चनों को भी आज हम लेकर आए हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से रस्ट प्रतिरोधी किस्म कौन सी है? ठीक है, आजाद है, कैलाश है, डोलमा है या उपयुक्त सभी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। इन किस्मों को आप याद रखेंगे, ये किस्में ऐसी हैं जो रस्ट प्रतिरोधी किस्में हैं। ठीक है, या इसके स्थान पर दे सकता है कि आजाद, कैलाश, डोलमा ये किसकी प्रजातियां हैं, तो आप आंसर कर देंगे जौ की है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। जौ में अनावृत कंडुआ, यानी कि जिसको लूज स्मिट कहते हैं, किसके द्वारा होता है? आस्ट्रिलेगो न्यूडा द्वारा, या एग्यूना ट्रिटिकल द्वारा, या पक्सिनिया हॉर्डियेसी द्वारा, या हेलमिंथोस्पोरियम द्वारा। इन चारों में से बताइए किसके द्वारा ये होता है। तो जो लोग ए ऑप्शन बता रहे हैं वो लोग करेक्ट आंसर दे रहे हैं, यानी कि आस्ट्रिलेगो न्यूडा द्वारा ये लूज स्मिट रोग होता है। ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर है। जौ में पौधा रोपण दूरी कितनी रखते हैं? पौध से पौध की दूरी कितनी रखते हैं जौ के अंदर, ये आपको बताना है। 22.5 से इंटू 10 सेंटीमीटर, 22.5 इंटू 15 सेंटीमीटर, 11.5 इंटू 10 सेंटीमीटर या 11.5 इंटू 15 सेंटीमीटर। इन चारों में से बताइए कि पौध रोपण दूरी कितनी रखते हैं बारले के अंदर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 22.5 इंटू 10 सेंटीमीटर। ए ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन यहां पर राइट आंसर है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। जौ की छिलका रहित किस्म कौन सी है? कैलाश, डोलमा, हिमानी या उपयुक्त सभी।
अधिकतर एग्जामों में डोलमा ही पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी होगा, क्योंकि छिलके रहित जो जौ की किस्म है आपकी कैलाश भी है, ए ऑप्शन, यानी कि बी ऑप्शन डोलमा भी है, और सी ऑप्शन हिमानी भी। तीनों किस्में कैसी हैं, ये आपकी हो जाएगी छिलका रहित किस्में जौ की। तीनों को आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, निम्नलिखित में से जौ की बीज दर रखते हैं। जौ की बीज दर यहाँ पे पूछा है कितनी रखी जाती है, 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 145 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जौ की बीज दर रखा जाता है। अगर शुष्क क्षेत्र है, यानी कि अगर देरी से बो रहे हैं बीज को, तब हम कितनी रखेंगे, 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखते हैं। ये भी आपको याद होना चाहिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे देखेंगे, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जौ में दाना तथा भूसे का अनुपात होता है 1:1.25 या 1:1, 2:1 या 2:2.25। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 1:1.25 होता है। ए ऑप्शन जो लोग दे रहे हैं वो लोग करेक्ट आंसर दे रहे हैं। अगर ये गेहूं का पूछता तो गेहूं में दाना और भूसे का अनुपात कितना हो जाता है, 1:1.5 होता है। ये आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर जौ का पूछा है तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित में से 6 रो बार्ले है। आपको बताना 6 रो बार्ले कौन सी वेरायटी है, होडियम वालगेयर, होडियम डिस्टिकन या होडियम एरेकुलर या उपयुक्त में से कोई नहीं। इन चारों में से बताना है कि कौन सा 6 रो बार्ले है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी ए ऑप्शन, ठीक है, होडियम वालगेयर। ये क्या है, इसके अंदर जो है जौ के अंदर शर्करा की मात्रा अधिक पाई जाती है, ठीक है, जो कि माल्टोज पैदा करती है, ठीक है, माल्टोज पैदा करती है। इससे क्या बनाई जाती है, वाइन बनाई जाती है। वाइन यानी कि बियर वगैरह बनाई जाती है, शराब वगैरह में बनाने में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, होडियम वालगेयर। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जितना देख रहे हैं ये 2 रो बार्ले हैं, ठीक है, ये तीनों कैसी हैं, ये 2 रो बार्ले हैं। ये आपको याद होना चाहिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर है। जौ में प्रमाणित बीज की पृथक्करण दूरी रखते हैं 3 मीटर, 25 मीटर, 50 मीटर या 200 मीटर। तो इसका ए आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो लोग ए ऑप्शन दे रहे हैं वो लोग करेक्ट आंसर दे रहे हैं, यानी कि 3 मीटर रखते हैं गेहूं का और जौ का, ठीक है, गेहूं और जौ का जो प्रमाणित बीज के लिए पृथक्करण दूरी रखते हैं वो 3 मीटर रखा जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है जौ में प्रोटीन पाई जाती है ग्लूटीन के रूप में या एल्ब्यूमिनोइड के रूप में, जीन के रूप में या ओराइजेनिन के कारण। तो इसमें प्रोटीन बताना है जौ के अंदर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। ग्लूटीन की बात कर लेते हैं तो ये गेहूं के अंदर प्रोटीन जो पाई जाती है उसको कहते हैं। एल्ब्यूमिनोइड जो होता है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन, ये बार्ले की प्रोटीन होती है, ठीक है। जीन किसकी प्रोटीन है, ये मक्का की है, ठीक है, मक्का को आप याद रखेंगे और ये धान का याद कर लेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर है। आपको बताना है जौ की बुआई का समय क्या है, ठीक है, जौ का बुआई का समय आपको बताना है मध्य सितंबर से मध्य अक्टूबर, मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर, मध्य दिसंबर से मध्य जनवरी या उपयुक्त में से कोई नहीं। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग जानते हैं जौ एक प्रकार की रवि सीजन की क्रॉप है, ठीक है, रवि की फसल है, ये आपको याद होना चाहिए। और दूसरी बात, इसकी बुआई कब करते हैं, मध्य अक्टूबर से लेकर मध्य नवंबर, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कल की क्लास में, कल की जो क्लास हुई थी वो बाजरा के बारे में हुई थी। बाजरा के कुछ क्वेश्चन रह गए थे जो रह गए थे क्वेश्चन, जो आने की एग्जाम में काफी ज्यादा संभावना है, उन क्वेश्चनों को भी हम इसी वीडियो में करवाएंगे। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कल क्वेश्चन रह गए थे बाजरा के 1-2 क्वेश्चन, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं बाजरा के। बाजरा से संबंधित क्वेश्चन नंबर 1, बाजरा का विश्व में सर्वाधिक उत्पादन किस राष्ट्र में होता है, ठीक है, बाजरा का सबसे ज्यादा पूरे विश्व के अंदर, संसार की बात करें तो सबसे ज्यादा उत्पादन किस देश का होता है, भारत, पाकिस्तान, अमेरिका या ब्राजील। तो ए ऑप्शन जो लोग दे रहे हैं वो लोग करेक्ट आंसर दे रहे हैं। सबसे ज्यादा पूरे विश्व के अंदर उत्पादन जो करता है इंडिया ही करता है।
चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है अनाज फसलों में सर्वाधिक वसा किस फसल में पाई जाती है? बाजरा में, गेहूं में, मक्का में, ज्वार में। तो ये आप लोगों के बारे में बताए थे कि बाजरा के अंदर सबसे ज्यादा वसा यानी कि फैट की मात्रा पाई जाती है 5%। ये आपको याद रखना है। खनिज अगर पूछ ले तो खनिज भी ठीक ठाक मिल जाता है, 2.7% ये खनिज पाया जाता है, ठीक है। और वसा कितना पाया जाता है? 5.5% या 5 से कह सकते हैं 5.5% तक पाया जाता है। इसमें 5 आप याद रखेंगे, मेन रूप से 5 ही पाया जाता है, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे देखेंगे कि बाजरे की निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी यानी कि रोग में चिपचिपा गोंद जैसा पदार्थ निकलता है? हरित बाली रोग में, कंडुआ रोग में, अर्गट में या रोली रोग में? इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए कमेंट में। यदि आप लोगों को सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर डे क्लास चलती है और बिना टाइम पास किए हुए फटाफट क्वेश्चन और आंसर किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि अर्गट जो रोग होता है, ये चिपचिपा गोंद जैसा पदार्थ निकलता है इस बीमारी में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। बाजरे में किस कीट द्वारा नुकसान उनके शुरुआती अवस्था में होता है? कातरा, दीमक, सफेद लट या तना मक्खी? इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दीमक के बारे में बताए हैं, सबसे ज्यादा नुकसान गेहूं की फसल में पहुंचाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि तना मक्खी, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो लोग डी आंसर दे रहे हैं वो लोग करेक्ट आंसर दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। बाजरा की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए एल्ट्राजीन की मात्रा काम में लेते हैं। कितनी मात्रा काम में लेते हैं एल्ट्राजीन की, ये आपको बताना है। 500 ग्राम प्रति 1000 लीटर पानी, 5 किलोग्राम प्रति 1000 लीटर पानी, 1 किलोग्राम प्रति 1000 लीटर पानी या 500 ग्राम प्रति 1000 लीटर पानी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 500 ग्राम दवा लेना है और 1000 लीटर पानी में इसका घोल बनाकर स्प्रे कर देना है, ठीक है। ये 1 हेक्टेयर के लिए मात्रा बताई गई है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। रूखड़ी जिसको स्ट्राइगा कहते हैं, बाजरा की खरपतवार है, पूर्ण जड़ परजीवी है, अर्ध जड़ परजीवी है, पूर्ण तना परजीवी है या पुष्प परजीवी है? इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये अर्ध जड़ परजीवी है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। इसको क्या कहते हैं? इसको बरू घास भी कहते हैं, ठीक है। बरू घास भी कहते हैं और सोरघम एक और नाम से जानते हैं इसको, सोरघम हेलिपेंस, ठीक है। हेलिपेंस के नाम से भी जाना जाता है और बनचरी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। यहाँ पर एक दिया हुआ है यानी कि पूर्ण तना परजीवी कौन सा हो जाएगा? ये अमरबेल हो जाएगा, ठीक है। अमरबेल को पूर्ण क्या कहते हैं? पूर्ण तना परजीवी कहते हैं, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। तो बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर है। बाजरे की फसल को चेपा रोग से बचाने के लिए बीजोपचार करना चाहिए 20% नमक के घोल से या एजोक्टोबैक्टर से या क्लोरोपाइरिफास से या एल्ट्राजीन से? इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चेपा रोग से बचाने के लिए हमेशा हम 20% नमक के घोल का उपयोग करते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर है, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आसानी से आप लोग कर ले जाएंगे। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और इसका आंसर दें। क्वेश्चन कह रहा है कि बाजरे की फसल की क्रांतिक अवस्था कौन सी है? सिंचाई की अवस्था पूछ रहा है, क्रांतिक अवस्था वो भी बाजरे की। तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या कर रहा है। दूधिया अवस्था में, बीजों के अंकुरण के समय या बीज प्रकार के समय या फूल आते समय, बाली निकलते समय? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा डी ऑप्शन जो लोग दे रहे हैं वो लोग करेक्ट आंसर दे रहे हैं, यानी कि फूल आते समय सिंचाई करेंगे और बाली निकलते समय सिंचाई करेंगे। ये हमारी क्रांतिक अवस्था बाजरे की सिंचाई की है, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। अच्छा क्वेश्चन है। बाजरे में हरित बाली जिसको ग्रीन ईयर
रोग कहा जाता है किसके कारण होता है? स्केलोस्पोरा ग्रेमिनिकोला द्वारा, या टोलिस्पोरियम पेरिकुलेरिया द्वारा, या क्लेविसेप्स फ्यूजीफॉर्मिस द्वारा, या हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी द्वारा। इन चारों में से बताइए किसके द्वारा बाजरे के अंदर हरित बाली रोग होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि स्केलोस्पोरा ग्रेमिनिकोला द्वारा ये होता है ए ऑप्शन। ठीक है, स्केलोस्पोरा ग्रेमिनिकोला द्वारा बाजरे के अंदर हरित बाली रोग होता है जिसको ग्रीन ईयर डिजीज कहा जाता है। यहाँ पर एक दिया है ऑप्शन यानी कि क्लेविसेप्स फ्यूजीफॉर्मिस, ये होता है अर्गट रोग। ठीक है, क्या होता है? अर्गट रोग को क्या कहते हैं? क्लेविसेप्स फ्यूजीफॉर्मिस, जिसको हम चेपा कह सकते हैं। ठीक है, चेपा या गोंदिया रोग कह सकते हैं। ठीक है, गोंदिया रोग भी इसको कहा जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे देख सकते हैं, धन शक्ति किस्म किसकी है? धन शक्ति किस्म बताना किसकी है? चावल की है, मक्का की है, ज्वार की है या बाजरा की? काफ़ी इंपॉर्टेंट किस्म है, काफ़ी बार एग्जामों में आया हुआ है। ठीक है, तो इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। धन शक्ति किसकी किस्म है? ये बाजरा की है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर आयरन, ठीक है, आयरन और जिंक की मात्रा अधिक पाई जाती है। ठीक है, तो इसलिए ये जो किस्म है धन शक्ति ये काफ़ी फेमस हो जाती है, तो बाजरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर है, बाजरा की किस्म, ठीक है, किस किस्म का विकास ARS मंडोर से हुआ? ठीक है, ये एग्रीकल्चर कॉलेज है मंडोर के अंदर जो कि जोधपुर के अंदर पड़ता है। तो यहाँ से कौन सी किस्म बाजरे की निकाली गई है? MP MH17 या एक्रीसेट या RHB 223 या फूले महाशक्ति? इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फूले महाशक्ति ये महाराष्ट्र द्वारा निकाली गई है। ठीक है, ये कहाँ से निकाली गई? महाराष्ट्र द्वारा निकाली गई, ये आपको याद होना चाहिए। और इसके बाद यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ए ऑप्शन जो होगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, MP MH17। ठीक है, ये हमारी कहाँ से निकाली गई है? ARS मंडोर यानी कि जोधपुर द्वारा निकाली गई है। और यहाँ पे एक्रीसेट जो है ये कहाँ से निकाली गई? ये हरियाणा राज्य से निकाली गई है। ये भी आपको हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी द्वारा निकाली गई है एक्रीसेट। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से बाजरा की किस्म नहीं है। यहाँ पे बाजरा की किस्म नहीं बताना है, कौन सी किस्म नहीं है? पूसा मोती, WCC 75, CSV 15, RHB 30। इन चारों में से बताइए कौन सी बाजरा की किस्म नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा CSV 15। ये बाजरा की किस्म नहीं है। ये किस्म किसकी हो जाएगी? ये किस्म ज्वार की हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर लास्ट जो कि आज का हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है बाजरे के प्रति, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देख लेंगे कि बाजरा के प्रति पूछ रहा है प्रति हेक्टेयर पौधा कितने लगेंगे। 1 हेक्टेयर में आपको बताना है कि कितने पौधे लगाए जा सकते हैं। तो अगर पहले डिस्टेंस आपको याद होने चाहिए, 45 इंटू मान लीजिए 10 सेंटीमीटर के 10 मीटर पर लगा रहे हैं, तो इसको पहले इसमें सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, तब इस हिसाब से हमारे ये निकल जाएंगे कि मतलब कितने पौधे लग रहे हैं। तो देखते हैं ऑप्शन क्या कर रहा है, 75,000, 1,66,000 या 2 लाख या 6 लाख। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि जो लोग बी ऑप्शन दे रहे हैं 1,66,000 पौधे, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना कि 1,66,000 पौधे जो बाजरा में प्रति हेक्टेयर लगते हैं। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त हुई। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए। हाँ, अगर चैनल पर नए आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। सभी लोगों को धन्यवाद।